नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भाषा। और भाषा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं, जिसमें अपन ने देखो क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो को आप देख लें। एक तो अपना हो गया भाषा हो गई है, भाषा के विविध रूप हो गए हैं, लिपि हो गई है। उसके बाद आपकी राष्ट्रभाषा हो गई है, राजभाषा हो गई है, विभाषा हो गई है, बोली हो गई है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, इसमें एक आपकी बची हुई है मातृभाषा। मातृभाषा पे अगर अपन बात करेंगे, ठीक है, और बचे हुए हैं आपके हिंदी से संबंधित जो प्रावधान संविधान के अंतर्गत दिए हुए हैं। 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक जो भी आर्टिकल में हिंदी भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधानों का उल्लेख किया गया, वो सभी आर्टिकल आज अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और कौन कौन से आर्टिकल से आपको क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, नंबर 1 पर अपन बात करेंगे मातृभाषा की, है ना। उसके बाद अपन जो है संविधान के आर्टिकलों पे जाएंगे और संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत अपन सिर्फ वो ही उल्लेखों का वर्णन करेंगे जो हिंदी भाषा से संबंधित उन आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं। उपबंध होते हैं, उपबंध का मतलब होता है नियम एवं कानून जो भी उससे संबंधित बनाए गए हैं। तो अब अपन मातृभाषा की अगर बात करें तो मातृभाषा क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो है जन्म से लेकर जब मनुष्य का जन्म होता है तब से वह क्या करता है, जब वह जन्म लेता है तो जन्म से लेकर जो भाषा अपनी माँ से सीखी जाती है या समाज एवं परिवार में रहकर जो भाषा मनुष्य सीखता है वह क्या कहलाती है, आपकी मातृभाषा कहलाती है। आई बात समझ में, मतलब कि मदर टंग जो होती है वह क्या कहलाती है, आपकी मातृभाषा कहलाती है। और इसके अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार, ये तो मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, नॉर्मल डेफिनेशन है, ये कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं, लेकिन सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 121 क्या है, भाषाएं हैं। 121 भाषाएं हैं और 1369 मातृभाषाएं हैं। क्या है, मातृभाषाएं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाली एग्जामों में ये क्वेश्चन बना ले। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, क्योंकि वो जो फोकस है मेरा, क्या फोकस रहता है कि जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से इस पर बनेंगे, है ना, कुछ तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें भी याद करवा देता हूँ कि जो वन फैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है वो अपन जो है डिस्कस करते हैं, हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है। अब तो वो पूछता है कि भाई, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, फैक्चुअल नंबर 1 वो पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, कौन सी है, आपकी हिंदी। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वह हिंदी होती है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वह आपका 43.46%, मतलब कि भारत के अंतर्गत लगभग 43% लोग हिंदी के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक है, अब सबकी राज्य की राजभाषाएं भी अलग होती हैं, लेकिन अगर अपन बात करें सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वह हिंदी बोली जाती है, जिसका परसेंटेज है 43.46%। अब ये क्वेश्चन शायद ही बना है क्योंकि सभी लोगों को पता है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो भारत में दूसरे नंबर पर बोली जाती है बांग्ला, और तीसरे नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वह है मराठी। अब मराठी से एक बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया था कि भारत के अंतर्गत तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे पे बांग्ला बोली जाती है और तीसरे पे कोई बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। अब इसका मराठी का क्वेश्चन जो पूछने का जो है लॉजिक था वो आप लोगों को समझाता हूँ। अब मराठी जो है तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन एग्जामिनर ने तीसरे नंबर की भाषा क्यों पूछी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। देखो क्या है कि विश्व में हिंदी जो है तीसरे नंबर पर है। आई बात समझ में, इसलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा कि भारत में तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये लॉजिक लगाता है एग्जामिनर। क्या लॉजिक लगाता है, ये लॉजिक लगाता है एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भाई सबको पता है हिंदी बोली जाती है। अगर वो परसेंटेज पूछेगा तो ये परसेंटेज थोड़ा सा याद रखना आप लोग।
अब वो जैसे 43 लिखा हुआ है तो 43 का 42 भी कर सकता है और 43 का 42 भी कर सकता है, मतलब कि जो है राउंड फिगर में भी वो पूछ सकता है। लेकिन अभी तक तो ये परसेंटेज नहीं आया हुआ है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो बांग्ला दूसरे नंबर पर बांग्ला है और तीसरे नंबर पर मराठी है, ये क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया में जो है सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, एक क्वेश्चन ये आता है ना। और ये क्वेश्चन आपका ये बनता है कि हिंदी का कौन सा नंबर है ना। तो सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें विश्व में जो है सबसे ज्यादा एक नंबर, मतलब कि पहले नंबर पर आती है आपकी मंदारिन, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, चीनी भाषा, ठीक है। नंबर 2 पर आती है आपकी अंग्रेजी और नंबर 3 पर आता है हिंदी का नंबर। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और दुनिया में तीसरे नंबर पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन किस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसी कौन सी राजभाषाएं हैं जो किसी भी राज्य की कोई ऑथेंटिक भाषाएं नहीं है, मतलब कि घोषित भाषाएं नहीं है। तो एक है आपकी संस्कृत और एक आती है आपकी सिंधी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि भाई ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो किसी भी राज्य की भाषाएं नहीं है, राजभाषाएं नहीं है। एक तो संस्कृत है और एक सिंधी, जो किसी भी राज्य की कोई घोषित भाषाएं नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनाता है ना। तो मैंने सारी फैक्चुअल चीजें आप लोगों को बता दी है। अब अपन आगे चलते हैं आर्टिकलों पर। आर्टिकलों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और भाषा के अंतर्गत मैंने सारी फैक्चुअल चीज़ें भी बता दी है और बहुत विस्तारित तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ें कवर करवाई। और इतनी विस्तारित तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है जितना विस्तारित तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस समझते चलना है ना, और सारे टॉपिक आप लोगों को कवर करवा देंगे। अब देखो, और सारे क्वेश्चन फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। आई बात समझ में। और ये आने वाली एग्जामों में भी बनेंगे, ये सब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखो अब अपन बात करते हैं भाई, आर्टिकल 343 से लगाकर 351 तक अपन को पढ़ना है। 343 से लगाकर 351 तक पढ़ना है अपन को, ठीक है। जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कि भाई संविधान के अंतर्गत हिंदी से संबंधित जो प्रावधान दे रखे हैं इन आर्टिकल में, वो उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 343 की। 343 से लगाकर 351 तक, है ना। 343 आर्टिकल 343 में ये क्या गया कि संघ की एक राजभाषा होगी। संघ की भाषा जो होगी वह क्या हो जाएगी आपकी, हिंदी होगी, और लिपि होगी आपकी देवनागरी। आई बात समझ में। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो आपकी हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। आई बात समझ में। और सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता दूं, आर्टिकल 343 पूछा जाता है, आर्टिकल 44 पूछा जाता है, 344 पूछा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 344 के अंतर्गत तो पूछेगा कि भाई प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहली बैठक कब हुई थी। ये सारी चीजें जो आप लोगों को याद करवा दूंगा और दिमाग में इस तरीके से घुसा दूंगा कि रात को भी कोई तुमसे उठा के पूछ लेना तो तुम आंसर बता दोगे उसको, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मेरे साथ वीडियो में बने रहना आप। अब देखो आर्टिकल 343 में मैंने क्या कहा था आपसे कि संघ की भाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 क्या कहता है आपका, वो देखो। आर्टिकल 344 कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, तो गठन किस में दे रखा है आपका, 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन दे रखा है, जिसका गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आई बात समझ में, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, एवं 15 जुलाई 1955 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, बाल गंगाधर खरे जी बने थे, ठीक है। बाल गंगाधर खरे बने थे। अब क्वेश्चन ये पूछा कि प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो बाल गंगाधर तिलक खरे थे। उसके बाद फिर प्रथम जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 7 जून 1955 को जो है प्रस्ताव पारित किया गया था आपका। ठीक है, अब देखो 7 जून 1955 को क्या हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। आई बात समझ। जिसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, 15 जुलाई 1955 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे जी थे। ये क्वेश्चन एक बनता है कि भाई जो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन था, ठीक है, कब हुआ था। तो ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं आपकी, ये सब आप लोगों के दिमाग में अभी फिट हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने आप लोगों को बताया कि 344 में राजभाषा आयोग को गठन दिया गया है, और गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति पर आप कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति, इसमें स्वीकृति जरूरी होना है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि प्रथम राजभाषा आयोग को गठन कब किया गया, 7 जून 1955 को। 15 जुलाई 1955 को प्रथम बैठक हुई थी इसकी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे थे। ठीक है, आर्टिकल 345 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 345 हमारा ये कहता है कि राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वे राज्य के अंतर्गत एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषा को घोषित करे। आई बात समझ में। जैसे कि क्या होता है कि राज्य की एक घोषित राजभाषा होती है, तो राज्य के विधान मंडलों को यह अधिकार है, 345 में आपका क्या दे रखा है, 345 में दे रखा है कि राज्य विधान मंडल को यह अधिकार है, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह राज्य के अंतर्गत एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषा घोषित करें। और राजभाषा मैंने बताई थी सरकारी कामकाज की भाषा, मतलब राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी कामकाज हो रहे हैं वो किस भाषा में हो रहे हैं, उसी भाषा में होंगे जो उसकी राजभाषा होगी। जैसे मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो सब कामकाज हिंदी में हो रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी की, अब देखना ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है, आर्टिकल बहुत वास्ट है, लेकिन अपन यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं जो हिंदी से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी राजभाषा नहीं है तो वहां पर जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। आई बात समझ में, है ना। आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 346 हमारा ये कह रहा है कि राज्य और राज्यों के बीच, आई बात समझना, राज्य एवं राज्यों के बीच या संघ एवं राज्यों के बीच, संघ से राज्य, राज्य से राज्य हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो संघ से राज्य और राज्य से राज्य के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, तो उन पत्र व्यवहारों के अंतर्गत कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रावधान दे रखा है। मतलब कि जो पत्र व्यवहार की जो भाषा है वह किस में दे रखी है, आपकी आर्टिकल 46 में दे रखी है। ठीक है, मतलब कि पत्र व्यवहार की भाषा का वर्णन किसके बीच में, संघ से राज्य और राज्य से राज्य के अंतर्गत। आर्टिकल 346 हमारा क्या कहता है कि भाई एक दूसरे के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होगा राज्यों के अंतर्गत, वो उसके भाषा का वर्णन इसके अंतर्गत दे रखा है। 346 था ये। 347 की अगर अपन बात करें, आर्टिकल 347 हमारा क्या कह रहा है, 347 देखो, आर्टिकल 347 हमारा ये कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में जो उपबंध दिए गए हैं वह आर्टिकल 347 के अंतर्गत दिए रखे हैं। क्या दे रखे हैं, राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के उपबंध
क्या दे रखे, उपबंध। ठीक है, अब ये समझ जाना, मैंने थोड़ा सा नीचे हो गया था तो थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, जो राज्य के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत जनसंख्या द्वारा किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। उपबंध का मतलब होता है नियम एवं कानून या कोई प्रावधान। उपबंध ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगी। उपबंध का मतलब ये होता है नियम एवं कानून, है ना। तो अपन मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि भाई आर्टिकल 347 क्या कहता है कि राज्य के अंतर्गत जनसंख्या दो के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध दिए गए। तो ये होगा आपका 347। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको रफ कर देते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। अभी 5 मिनट में याद करवा दूंगा, देखना 5 मिनट में ऐसे रटवाऊंगा ना, अभी मजा आ जाएगा। फिर वो कोई सा भी आर्टिकल पूछ ले, आते 2-3 ही है लेकिन हम सब पूरे कवर करेंगे। आर्टिकल 348 हमारा क्या कहता है, 348। देखो आर्टिकल 348 हमारा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आई बात समझ में। सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखो, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, है ना, के अधिनियमों, आई बात समझ, अधिनियमों एवं विधेयकों, अधिनियमों एवं विधेयकों के अंतर्गत वर्णित भाषा, और ये सब आपको पता है किस में होती है, ये सब होती है अंग्रेजी में। आई बात समझ में। जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती है वो अंग्रेजी लैंग्वेज में की जाती है। आई बात समझ में। तो 348 हमारा क्या वर्णन करता है कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिनियमों और विधेयकों में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, उसमें वर्णित किया गया है, और ये सारी चीजें अंग्रेजी में होती हैं। आर्टिकल 349 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 349 हमारा ये कहता है कि भाषा के संबंध में कोई भी विधेयक या संशोधन, भाषा के संबंध में कोई भी विधेयक या संशोधन, ठीक है, किसी भी सदन में राष्ट्रपति की बिना अनुमति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है आर्टिकल 349 कि भाषा के संबंध में अगर कोई भी विधेयक लाया जाता है या किसी विधेयक में संशोधन करना होगा, है ना, तो संसद के भाई किसी भी सदन में अगर लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के क्या हो जाएगा, उसे पारित नहीं किया जा सकता, उस प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसके, भाषा के संबंध में विधेयक में संशोधन, भाषा के संबंध में विधेयक, भाषा के संबंध में विधेयक, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के पेश नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। अगर कोई विधेयक लाना है, कोई संशोधन करना है तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के ये नहीं हो सकता। तो हमारे 349 था, 349 था। 350 हमारा क्या कहता है, 350 वह आर्टिकल हमारा ये कहता है कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के वर्गों की शिक्षा के लिए जो शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में दी जाएगी। आई बात समझ में। तो इसके अंतर्गत है कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, जो भी वहाँ का प्रधानी जो है प्राधिकारी है, अधिकारी है, जिसके अंडर में ये सभी आता है, तो उसका मतलब ये है कि भाई जो अल्पसंख्यक वर्गों के जो होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा जो दी जाएगी तो मातृभाषा, मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा है मातृभाषा में दी जाएगी। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। आई बात समझ में। 350 हमारा क्या कहता है, ठीक है, सॉरी 350 तो यही था, ठीक है, 350 तो यही था। अब 351 हमारा क्या कहता है। अब अपन ने 343 से लगाकर 351 तक सब पढ़े हैं। 351 में क्या कहेगा कि भाई हिंदी के प्रचार प्रसार की इसके अंतर्गत बात कही है,
हिंदी के अंतर्गत प्रचार प्रसार की बात की। 300 केंद्र सरकार हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा। हिंदी के प्रसार प्रसार की बात कही है, हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कही है। और केंद्र सरकार क्या करेगा इसके विकास के लिए कार्य करेगा। अब देखो अपन ने 343 से लगाकर 351 तक पढ़े। देखो फटाफट रिवीजन 2 मिनट में याद हो जाएंगे। देखो 343 में क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले दे रखा है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि नागरी होगी। दूसरे में क्या दे रखा है, राजभाषा आयोग का गठन। 7 जून 1955 को पहला गठन हुआ था और 1955 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। 345 में आपका क्या दे रखा है कि भाई जो है राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत को यह अधिकार है कि भाई राज्य के अंतर्गत कोई प्रादेशिक भाषा घोषित करेगी और नहीं होगी तो अंग्रेजी में कामकाज होगा। 346 हमारा क्या कहता है कि पत्र व्यवहार है, एक दूसरे राज्य के बीच में और संघ के बीच में पत्र व्यवहार है। 347 हमारा क्या कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में अनुबंध, ये 347 है। 348 हमारा क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो है क्या होगी, उसमें जो भी लैंग्वेज होगी उसके अंतर्गत उसका वर्णन किया गया और अभी हमको पता है कि अंग्रेजी में सारे काम करते। 349 हमारा क्या कहता है कि राज्य के संबंध में कोई भी विधेयक संशोधन करना होगा या राज्य के अंतर्गत कोई भी विधेयक लाना होगा तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के जो है आप पेश नहीं किया जा सकता। 350 हमारा क्या कहता है कि भाई राज्य के भीतर जो भी अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षा होगी वह प्राथमिक शिक्षा होगी, वह मातृभाषा के अंतर्गत होगी। और 351 हमारा क्या कहता है कि हिंदी के संबंध में विकास और प्रचार प्रसार की बात करेंगे और उसके अंतर्गत केंद्र सरकार उसके विकास का कार्य करेगी। ये आपको रट जाएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देख लेना, रट जाएगा। और 343 और 344 मत भूलना, है ना। 351 मत भूलना, तीनों पिछली एग्जामों में रिपीट हुए हैं। आई बात समझ में? बीच के भले से आप थोड़े 1-2 बार पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और भाषा का ये टॉपिक अब क्लोज हो चुका है, मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं। भाषा से संबंधित जितने वीडियो हैं, आप पुराने वीडियो आप जरूर से ज़रूर देख लेना और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर हमें सर्च कर सकते हो संपूर्ण एकेडमी के नाम से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।